हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण से बहुत ही सारी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट श्रृंखला, जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों इस श्रृंखला को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जो है कम समय में और बहुत ही अच्छी तैयारी आप सभी लोगों की हो जाए दोस्तों। तो आप लोगों को अपने दोस्तों और इष्ट मित्रों को यह सेशन अधिक से अधिक बेटा शेयर करना पड़ेगा और अधिक से अधिक बेटा इसको लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा आप पहुंचाओगे उतना ही बेहतर तरीके से हम आपको समझा पाएंगे दोस्तों, और उतने ही बेहतर तरीके से हम दोस्तों आपको बता पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए यह वीडियो, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। और हाँ दोस्तों, आपने पिछले वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देख देख पा रहे होंगे आप, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है दोस्तों। तो ध्यान रखना कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक है, क्या मैंने आपको बताया था कि जो मृदा है वो आपकी अजैविक घटक है, जल आपका अजैविक घटक है, वायु आपका अजैविक घटक है। तो बचा आपका क्या, वनस्पति। और पेड़ और पौधे कैसे घटक होते हैं बेटा, तो पेड़ और पौधे बेटा जैविक घटक होते हैं। तो ध्यान रखना कि इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली श्रृंखला में, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसका क्वेश्चन देखिएगा, आंसर क्या, आंसर आप सभी को लोग लिखे हुए हैं लेकिन आपको पहचानना है और इन क्वेश्चनों को लिख भी लेना है दोस्तों। कह रहा है कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। मैंने आप सभी को पारिस्थितिकी वाले जो है जब चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जीव और पर्यावरण का जो हम पारस्परिक अध्ययन करते हैं, जैविक और अजैविक घटकों को जो हम आपस में मिलाकर पढ़ते हैं, तो वही क्या कहलाता है, अध्ययन, इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है बेटा। तो ध्यान रखना कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सभी को पता है बेटा कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एजी टांसले ने बेटा किया था। किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। बहुत बढ़िया बेटा, सभी के बिल्कुल सही क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो। तो ध्यान रखना कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के सामने। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। लिखा हुआ है कि वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। अगर आप वनों को नष्ट करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या खरपतवार पर नियंत्रण कर पाओगे, क्या सूर्य के प्रकाश पर प्रभाव पड़ेगा, कि चारागाहों पर वृद्धि पड़ेगी। तो आप सभी को पता है कि अगर वनों को नष्ट करोगे तो मृदा अपरदन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, सॉइल इरोजन। ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी वनों को नष्ट किया जाता है तो किस पर कुप्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, तो सर्वाधिक कुप्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन पर। इससे बाढ़ आने की सर्वाधिक संभावना रहती है, क्योंकि जो पेड़ और पौधे होते हैं वो मिट्टी को जोड़े रखते हैं, और जब आप जो है पेड़ और पौधों को काट दोगे तो मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन का प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी पर पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 7वां, बड़े ध्यान से पढ़ना दोस्तों। कह रहा है कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्य क्यों होते हैं। मरुभिद्य का मतलब होता है रेतीला वाला पदार्थ। नंबर 1, पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल भी है, फिर भी यहाँ मरुभेद होते हैं, क्यों। पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है इसलिए, या फिर अगला है कि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। और अगला है कि पहाड़ों की चट्टानों जो है वो जल अवशोषित नहीं करती हैं। तो बेटा आप सभी लोग ध्यान रखना है कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी मरुभृत्य क्यों होता है। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है। क्योंकि जितना भी पानी होता है, ढलान होता है पहाड़ों पर, तो सारा का सारा पानी क्या होता है दोस्तों, बह जाता है। और जब सारा का सारा पानी बह जाएगा तो और पौधों द्वारा उपयोग में लाया नहीं जाता है, और जब पौधे उपयोग में लेंगे नहीं तो वहाँ मरुभृत्य पाया जाएगा बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है,
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सभी के सामने रहा। और 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वयं पोषी घटक कौन से। स्वयं पोषी का मतलब होता है जो स्वयं के प्रकाश से अपना कोई भोजन बनाए, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवाणु सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, परभक्षी नहीं, मृतक जीवी नहीं। तो पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं पोषी घटक होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना बनाते हैं क्या, भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। अगला है कि हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है बेटा कि हरे पौधों को पारिस्थितिकी में कहा जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है, उत्पादक। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है, तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम में कहा जाता है उत्पादक, प्रोड्यूसर कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि जीवों के मध्य, कह रहा है कि जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हो। तो ध्यान रखना कि जब कभी कोई व्यक्ति जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए जो पूरा का पूरा क्रम बनाया जाता है, हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया है कि जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने का जो क्रम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला बेटा। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चैन कहा जाता है। ध्यान रखना, जीवों के मध्य जो भोजन के प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो फूड चैन कहलाती है। अगला है जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कि जीवों में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है तो जल चक्र से तो नहीं होगा, ना ही अवसादी चक्र से होगा, और ना ही, हाँ इसी से होगा, किससे होगा, खाद्य श्रृंखला से होगा बेटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ध्यान रखना बेटा, जीवों में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो खाद्य श्रृंखला से होता है, वो फूड चैन से होता है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप सभी लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत से दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही मेहनत से। इसीलिए आप लोगों से बस केवल इतना निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच पाए। देखिएगा दोस्तों 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक तो नीचे होगा, फिर द्वितीयक होता है, उत्पादक सबसे नीचे होता है। तो पक्का है कि ये अंतिम सिरे पर ही होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। क्या हो जाएगा बेटा, अपघटक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गिद्ध किस वर्ग में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, प्राथमिक उपभोक्ता बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखना गिद्ध किस वर्ग में आता है, तो यहाँ पे प्राथमिक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। प्राथमिक यहाँ पे मत करना, गलत हो जाएगा। तो अगर आपसे कहे कि गिद्ध किस वर्ग में आता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा। क्या परजीवी होगा, नहीं होगा। द्वितीयक उपभोक्ता नहीं होगा। कौन सा उपभोक्ता होता है बेटा, तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों के सामने क्या है, सी नंबर, डी नंबर, ठीक है। ध्यान रखना, गिद्ध प्राथमिक में नहीं आता है, द्वितीयक में नहीं आता है, तृतीयक में नहीं आता है, क्योंकि जो गिद्ध होता है वो किनको खाता है, तो जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जीवों को खाते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं, इसलिए बेटा किस में आएगा, तृतीयक में आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है बेटा। तो आप सभी को पता है कि प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है गिद्ध को। और गिद्ध की मृत्यु का कारण कौन सी दवा है, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम। गिद्ध की मृत्यु का जो कारण वाली दवा है उसका नाम क्या है, डाइक्लोफिनेक सोडियम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है और को कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है। तो आप सभी को पता है कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होता है अपघटक। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। तो एक बात मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो सबसे नीचे वाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, और जो सबसे ऊपर वाला होता है उस पर सबसे कम ऊर्जा होती है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, तो सर्वोच्च जो उपभोक्ता होता है उसके पास सबसे कम ऊर्जा पहुंचती है। आपने पढ़ा होगा लिंडमैन का नियम, 10% का नियम जो 1942 में दिया था। उसमें ये कहा गया था कि ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है तो प्रति एक चक्र में पहुंचने पर 10% ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सबसे ऊपर वाला उपभोक्ता होता है उसके पास सबसे कम एनर्जी बचती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यह है कि पादपों से शाकाहारी जीवों में कितना ऊर्जा पहुँचती है।
तो आप सभी को मैंने अभी 10% का नियम बताया है। तो बड़ा ध्यान रखना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। पादपों से शाकाहारी जीवों में जो ऊर्जा पहुंचती है वह कितने परसेंट पहुंचती है, 10% पहुंचती है। किसने दिया था, लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। कब दिया था, 1942 में दिया था। कब दिया था, 1942 में दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, तो आप सभी को पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक देशीय होता है। कैसा होता है बेटा, एक देशीय होता है। ध्यान रखना बेटा। तो पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो ध्यान रखना 10% ऊर्जा पहुंचती है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, तो एक देशीय होता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। शायद आशा और उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी लोगों के सामने है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। तो बेटा शाकाहारी जो प्राणी होते हैं दोस्तों वो उत्पादक तो नहीं होते हैं, क्योंकि उत्पादक तो घास होती है जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं। द्वितीयक तो होगा नहीं, मांसाहारी द्वितीयक मांसाहारी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और कुत्ता किस वर्ग में आता है, कुत्ता किस वर्ग में आता है, ध्यान रखना कुत्ता मरे हुए लोगों को खाता है, शाकाहारी तो कुत्ता होता नहीं है, इसलिए कुत्ता किस में आएगा, द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। किस में आएगा, द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। तो आप सभी को हमारी ये 20 जो हमने श्रृंखला कराई है ईवीएस की, ये कैसी लगी आप जरूर लोग कमेंट करके बताइएगा। और जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा हम तुरंत एक अभ्यास प्रश्न लेकर आप सभी लोगों के बीच आएंगे। क्योंकि दोस्तों आप चाहे जितना भी क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जब तक आप युद्ध रण में लड़ोगे नहीं, जाके अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आपको कोई ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए जब कभी कोई चैप्टर पढ़ें तो उसके एमसीक्यूज अवश्य लगाएं। हमने आपको पारसी तंत्र का वीडियो दिया, आपने उसको पढ़ा होगा। और उसके बाद देखिए आप सभी लोगों को मिल रहा है हमारे इस ईवीएस के इकोसिस्टम के जो है क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चन के बाद में ईवीएस में पारसी तंत्र का पार्ट 2 आएगा। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा आप जरूर लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।